मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन पाकिस्तान आईसीयू में नहीं है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और पाकिस्तान एक ऐसा दरख्त है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं बची। ये कहना है मरीम नवाज़ का, और इसी के साथ आसिफ अली जरदारी का ये कहना है कि जनरल फैज़ को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। इतनी बहुत सी खबरें आज मेरे पास, मैं तमाम डेवलपमेंट्स एक ही वीडियो में आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, तो इसलिए कुछ टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने आज स्वाबी में जलसा किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो ये समझते थे कि पाकिस्तान आईसीयू में, लेकिन ये तो वेंटिलेटर पर है। इमरान खान एक ऐसा कातिल है जो ये कह रहा है कि कत्ल हो गया और दूर जाके खड़ा हो गया, लेकिन वो बेफिक्र रहे, हम उससे आला कत्ल भी बरामद करेंगे। उन्होंने क्या कहा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। नजर आ रहा था, देखो तहरीक अदम एतमाद से इमरान खान को निकालना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान खाई में गिर रहा था और तबाही के धाने पे खड़ा था। अगर इस वक्त पाकिस्तान को ना बचाया जाता तो अल्लाह मुझे माफ करे, पता नहीं क्या हो जाता इस पाकिस्तान के साथ। मगर बाहर खड़े होकर हमें नजर आ रहा था, लेकिन मैं आपको कसम खा के बताती हूं कि जब अंदर आकर हुकूमत में आकर हमने देखा तो यकीन करो पाकिस्तान एक ऐसे दरख्त की तरह खड़ा है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं है। ये पाकिस्तान को खोखला कर गया। मईशत की तबाही, महंगाई, डॉलर जो है वो उसकी उड़ान देखो, 25,000 अरब के नए कर्जे ले गया और उस 25,000 अरब से एक ईंट भी नहीं लगाई, एक ईंट मेरे सवाबी वालों। तो हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन एक महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ आईसीयू में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और जिस तरह कोरोना का मरीज आखिर में वेंटिलेटर पे चला जाता है ना, इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से, इसकी तबाही की वजह से, इसकी बर्बादी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। मेरे भाइयों, वेंटिलेटर पे है। मरीम नवाज़ ने आज बहुत एग्रेसिव स्पीच की है और इमरान खान पर बड़े ही कारीवार किए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये मुजरिम 4 साल हेलीकॉप्टर में झूले लेता रहा, फराह खान के ज़रिए दौलत लूटता रहा, तोशा खाने को भी नहीं बख्शा। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून, हुकूमत और तमाम पार्टी से कहूँगी कि ये जो गंद है ये अपने सर पर लेने की ज़रूरत नहीं है, जाने दें इसको अवाम के अंदर, और अवाम इससे सवाल ये करे कि हमारी रोटी क्यों छीनी। और उनका ये कहने का मतलब ये था कि इलेक्शन रोकने की ज़रूरत नहीं है, करवाएं इलेक्शन, फौरी इलेक्शन करवाएं। ये बड़ी अहम बात है। मैं आगे चलकर इनकी स्पीच के कुछ और बड़े अहम पॉइंट्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन जो इलेक्शन की बात है वो हर कोई करता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि आज काफ़ी अरसे के बाद अचानक से पता ही चला कि आसिफ अली जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है वो कमेंडेबल है, यानी एक जो ट्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन होता है उसके तमाम पॉइंट्स आपको उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स उसके ही बताऊं कि एक तो उन्होंने कुछ फार्मूला भी सामने रखा कि किस तरीके से पाकिस्तान इस सिचुएशन से निकल सकता है। फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि आपने जो 1 साल और इंतज़ार कर लेते, ऐसा क्यों किया। फिर उनसे जनरल फैज़ हमीद के हवाले से सवाल किया गया, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ही इज़ कॉर्नर्ड, यानी उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो थे खुड्डे लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि ये फ़ैसला कर लिया गया है, जो हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं, जो कि इमरान खान, और आप जानते हैं कि जो सारी सिचुएशन हमारे सामने दरपेश है उसमें ये कहा जाता है कि उनको बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है एक, और उसी की वजह से वो उनको इतनी ताकत हासिल थी। अभी तक ये तनकीद की जा रही है, ये तज्ज़िये किए जा रहे हैं कि उनकी तमाम ताकत का सरचश्मा कहीं और था। तो अब उसके मुतालिक जो खबर आ रही है वो ये है कि उनको खुड्डे लाइन लगा दिए गए। अच्छा, अब खुड्डे लाइन वैसे तो लफ्ज़ जाता है कि आप किसी की अपॉइंटमेंट किसी ऐसी जगह पर कर दें जहाँ पर वो बिल्कुल ही अलग थलग होकर बैठ जाए, या वो जो पहले कर रहा था एक्टिव था उस तरीके से एक्टिव ना हो सके। तो खुड्डे लाइन का मतलब ये है, क्या हम इसको इस तरीके से लें कि उनको ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर कर दिया गया है
कि जहां पर वो इमरान खान की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने जो एक आपके लिए वीडियो भी प्ले की थी जिसमें कि सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब ने ये बताया था कि हो सकता है कि आर्मी चीफ जो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं उसमें एक बड़ी ट्रांसफ़र हो जाए और उसमें ये फ़ैसला किया जाए कि जनरल फैज़ हमीद को GHQ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि वहाँ से फिर वो इमरान खान की मदद उस तरीके से जैसे कि इमरान चाहते हैं कि उनको इलेक्शन जितवाया जाए, उनके लिए कैंपेन चलाई जाए, ये जो इतनी एग्रेसिव कैंपेन चल रही है ये सब नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझें कि वो जो क्लैश था वो अब ख़त्म हो गया है। एक तरफ जहाँ ये बात, वहीं पर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर खुडे लाइन पे सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से बड़ा सवाल उठा दिया गया कि देखिए ISPR को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि इस तरीके के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि ISPR को ना सिर्फ इस पर नोटिस लेना चाहिए बल्कि ISPR को इतने दिन से, इतने महीनों से आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ जो एग्रेसिव कैंपेन चल रही है, दूसरे जनरलों के खिलाफ नाम ले लेके जो कैंपेन चल रही है, जजेस के खिलाफ जो नाम लेके कैंपेन चल रही है, उसका भी एक्शन लेना चाहिए, फिर सबका इकट्ठे एक्शन लेना चाहिए। और बल्कि जो अगर आप मेरी राय पूछेंगे, ये तो मैंने आपको वो राय बताई कि जो सभी कहेंगे कि हाँ सभी के खिलाफ जो है आपको एक्शन लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि, बल्कि मैं देख रही थी कि मोहित पीरज़ादा ने ऐसी ट्वीट की है, तो मैं उनसे ही पूछूंगी कि ये तो इसको तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि फ़ौज को सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए, उनको खुडे लाइन ही रहना चाहिए। अगर सियासत में आने की बात करें, सियासत के हवाले से तो फ़ौज को खुडे लाइन ही रहना चाहिए, यानी ये कि उनका क्या काम सियासत में। तो जो अभी ए पॉलिटिकल की बात की जा रही है तो वो यही तो है, तो उसको आप जिस भी अल्फाज में इस्तेमाल कर लें, तो इस पे तो आपको एक सहाफ़ी होने के नाते इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छी बात है। अभी तक पाकिस्तान का एक बड़ा मसला जो था वो फैसला कर लिया गया कि जनाब अब खुडे लाइन, अब कोई मदाखलत नहीं होगी। देखिए अब जो PTI के सपोर्टर्स अमेरिका की मदाखलत की इतनी बात करते हैं, लेकिन अगर फ़ौज मदाखलत कर रही है तो उस पर वो बहुत खुश हो रहे हैं। ये तो मुनाफकत हुई ना। अच्छा, जहाँ इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं वहीं पर जैसे मैंने आपको कहा था कि डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आपको सब नहीं बता सकूँगी। जिस तरह के आज नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और यहाँ से जो डेलीगेशन पहुँचा उनकी मुलाकातें हो रही हैं, बड़े फ़ैसले किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है कोर्ट में, वो मैं उसके ऊपर बात किए लेती हूँ। फिर बाकी कुछ जो और ख़बरें उसके ऊपर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट का जो फ़ैसला आया है वो ये है कि वो तमाम मुनहरिफ अरकान जिनकी हम अभी तक बात करते रहे थे, कि जिनको इमरान खान ये कह रहे थे कि क्योंकि वो उनको छोड़ के चले गए और उसकी बिना पर नो कॉन्फिडेंस वोट आया है, तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। और अदालत का फैसला ये है कि 63A रेफरेंस, आर्टिकल 63A, इसकी बिना पर इन लोगों की डिसक्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह कहा कि किसी को ताहयात नाअहल करना यानी लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालीफाई करना बड़ी सख्त सज़ा है। फिर उन्होंने कहा कि समझते हैं कि इन्होंने जो इनहराफ किया एक संगीन गलती है, इन्होंने जो ये कुछ किया ये गलती है, लेकिन किसी को लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी 5 मेंबर लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर हेयरिंग की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि 1970 से मुल्क के अंदर इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर चल रही है और ताहयात नाअहली की कुछ कंडीशंस मुकर्रर कर रखी हैं, और हम समझते हैं कि जो इन मेंबर्स ने किया है वो एक गलती है, संगीन गलती है। लेकिन इसके ऊपर ये कि उनको सारी ज़िंदगी के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, उनको सियासत से रोक दिया जाए, ये बहुत बड़ी सख्त सज़ा है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये फ़ैसला PTI के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि PTI इस फैसले पर बहुत डिपेंड कर रही थी। हालांकि उनको पता था, इमरान खान को और PTI के मेंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि क्या लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे और उनका यही था कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सब कुछ ऐसा होगा कि नो कॉन्फिडेंस वोट, वो तो नल एंड वाइड सब कुछ हो जाएगा और इनको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और हम दोबारा से आ जाएंगे। वो असल में इस तरह के मौके ढूंढ रहे हैं, ऐसे कोई भी ऐसा चांस निकले कि जिस तरीके से वापस आ जाए, और उनकी कोशिश ये है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हर सूरत इमरान खान को इक़्तिदार में इसी वक्त वापस आना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस इस वक्त मुल्क में चल रहा है। वरना तो हमेशा ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो PMLN हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जो कि पहले लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उनने हमेशा ये किया कि बेशक उनको ये पता भी चल गया हो और सबको मालूम हो, ये खुल भी चुकी हो बात कि उनको हराया गया है
या ये कि उनकी जो शिकस्त हुई है उसके पीछे कुछ और है। लेकिन इसके बावजूद वो अपोजिशन में बैठते रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको लेकर आप एक ऐसी कैंपेन स्टार्ट कर दें जिसमें आप कहें कि या तो मैं नहीं, या फिर ये मुल्क नहीं, या फिर यहाँ के जो है वो एक इदारे नहीं समझते। अच्छा, इसमें जो वो यही बात किया करते थे कि इनका सोशल बाइकआउट करो, इनसे शादियां नहीं होगी इनको, तो वो भी उनके ऊपर एक बड़ा ये कचरा बन के ही गिरेगा। इसकी वजह ये है कि अगर तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते तो इमरान खान के पास ये स्टैंड होता कि देखो मैंने ठीक कहा था ना, इनके साथ यही होना चाहिए था, अदालत ने यही किया। लेकिन जब अदालत ने ऐसा नहीं किया तो अब वो ये नहीं कह सकते, सब लोग उनके ऊपर उंगली उठाएंगे कि आप तो इनके लिए ये कहते थे। आसिफ अली जरदारी ने अपने आज की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा फ़ौज गैर सियासी हुई है, तो क्या मैं ये कहूँ उनसे लड़ना शुरू कर दूँ कि आप गैर सियासी क्यों हो गए, या उनको कहूँ कि आप मदाखलत करें, आप क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने ये तंज इमरान खान पर किया कि फ़र्स्ट टाइम तो ये हुआ है कि उन्होंने कहा वी आर ए पॉलिटिकल। डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से पहले ही इलेक्शन करवा दें, क्योंकि ये बहस बड़ी चल रही है ना कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट इलेक्शन के बाद होगी या इलेक्शन से पहले होगी। तो उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्शन से पहले हो सकता है हम ये करवा दें, और तब तक निगरान हुकूमत होगी, और ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले ही निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। तो ये तो फिर इलेक्शन हमें फौरी तौर पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी ने आज ये कहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को फ़ोन किया है और उनको ये बताया और समझाने की कोशिश की है कि इस वक्त इकॉनमी जिस सिचुएशन में है, इस सब को देखते हुए आप फौरी तौर पर नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ख्वाजा आसिफ की ये बात पीटीआई के लिए तो बहुत खुश आइंद है, उनको तो उन्होंने खुश कर दिया, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर हो और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उसके बाद हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और उसके बाद आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ की इस बात के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पीटीआई इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। अब देखें कि पीटीआई को भी ये सुनकर ऐसा कुछ महसूस हुआ या नहीं हुआ। तो इमरान खान, ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये रोना धोना बंद करो, अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या करतूत किए। आओ जरा अवाम को बताओ। ये इतना बड़ा कौमी मुजरिम है सवाबी वालों कि ये 4 साल दफ्तर में झूले लेता रहा, या सरकारी खर्चे पे बनी गाला को पालता रहा, या फराह खान के जरिए कौमी दौलत को लूटता रहा। अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को साजिश के पर्दे में छुपाने की कोशिश करोगे तो याद रखो 22 करोड़ अवाम ये नहीं होने देंगे। सवाबी वालों, हमें नजर आ रहा था, देखो तहरीक अदम एतमाद से इमरान खान को निकालना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान खाई में गिर रहा था और तबाही के धाने पे खड़ा था। अगर इस वक्त पाकिस्तान को ना बचाया जाता तो अल्लाह मुझे माफ करे, पता नहीं क्या हो जाता इस पाकिस्तान के साथ। बल्कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए, मेट्रो बस के जाल बिछाए, रैपिड बस के जाल बिछाए और सी पैक लेकर आया, पाकिस्तान को तरक्की दी। ये बात अपनी पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूं कि